हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक वीकेंड क्लासेस पे फिर से आपका वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लास में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करी थी तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या क्या होता है और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम इस दौर को आगे बढ़ाते हुए हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग मेथड, कि कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैटर को चार्ज कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, तो इसको चार्ज करने के चार्जिंग मेथड हमारे पास कितने हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्जिंग मेथड हमारे कितने होते हैं बेटा? 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला मेथड हमारे पास होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड हमारे पास होता है बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड हमारा क्या होता है? बाय इंडक्शन। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। क्लियर है? चलो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फ्रिक्शन की, कि हम फ्रिक्शन के जरिए किस तरीके से चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज फ्रिक्शन मेथड समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि हमारे पास 2 बॉडी हैं, ठीक है, जिसमें से एक बॉडी हमारी चार्ज होती है, दूसरी नॉन चार्ज होती है। कि एक बॉडी हमारी पहले से चार्ज है, मान लीजिए मेरे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, इन 2 मार्कर में से एक मार्कर जो है ये चार्ज है। अब इसके पास चार्ज कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं इस वाले मार्कर को जो कि चार्ज है इसको दूसरे वाले के पास लाके जोर जोर से रब करवाऊंगा, या फिर हल्के से रब में भी काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जोर है, इस वजह से मैं इसको जोर जोर से भी रगड़ सकता हूँ। इन दोनों के बीच में जब आपस में हम इनको रगड़ते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से ही दूसरे वाले के अंदर भी क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। दूसरी तरीके से आप एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आपके हाथ, अगर आप अपने हाथों को देखिए, आपके हाथ ठंडे होंगे या गर्म होंगे, या फिर मान लो कि अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप क्या करते हो? सर्दियों में मोस्टली अपने हाथों को इस तरीके से करते हो, और जब अपने हाथों को आप इस तरीके से करते हो तो आपके हाथों में क्या आती है? हीट आ जाती है। ये हीट कैसे आती है? ये हीट आती है कि हमारे बॉडी में, हमारे हाथों पर जो भी चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है? एक ग्लास रोड है। क्या है आपके पास? एक ग्लास रोड, एक कांच की जो रोड होती है वो, और आपने इसके ऊपर, मान लो कि मेरे पास ये क्या है? ग्लास रोड है, और इस ग्लास रोड के ऊपर मैंने एक सिल्क वुल लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, ठीक है, और इसको इसके ऊपर क्या करता हूँ? मैं रब करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसके चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन के जरिए हम कैसे चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन के जरिए चार्ज करने के लिए हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, या फिर कोई भी 2 चीज़ें हैं, 2 वस्तु है हमारे पास, जो क्या, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या तो दोनों ही चार्ज हो, या फिर दोनों में से एक चार्ज हो और एक क्या हो? अनचार्ज हो। ठीक है, अब चार्ज दोनों के पास कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे पास एक बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी के पास कुछ चार्ज है, मान लिया इसके पास क्या है? प्लस चार्ज है। क्या है इसके पास? प्लस चार्ज है। और ये दूसरी बॉडी है जो कि हमारे पास बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। अब क्या होता है? चार्ज नहीं होने से मतलब क्या होता है? कि चार्ज नहीं होने से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है? सेम है। इस वजह से यहाँ पे क्या है? कुछ भी चार्ज हमें शो नहीं करेगा कि वो प्लस है या माइनस है। यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि किसी वायर के जरिए हमने इन दोनों को आपस में क्या किया? अटैच्ड किया। और जब हमने इन दोनों को अटैच किया तो अटैच करने पे क्या होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर लो पोटेंशियल होगा, याद रखना, चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। कहाँ से कहाँ करेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंडक्शन के जरिए चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके आते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है कंडक्शन मेथड के द्वारा, आपके नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है, और ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मान लीजिए हमें 3 बॉल दे दी जाती है, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है और ये बॉल सी है। हमारे पास क्या है? यहाँ पे 3 बॉल है, और कहा गया कि इन पे चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि ए के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू, बी के ऊपर चार्ज कितना है? 0, और सी के ऊपर भी चार्ज कितना है? प्लस क्यू। अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो फर्स्टली तो हमने क्या किया? ए को बी से कंडक्शन मेथड से ऐड किया, ठीक है, ए को बी से किस मेथड से किया? कंडक्शन मेथड से। फिर उन्होंने क्या बोला? दूसरा एक केस और दे दिया कि सी को
बी से किस मेथड से ऐड किया भैया, कंडक्शन मेथड से एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए। तो हमें क्या जानना है, हमें जानना है फाइनल चार्ज ऑन बी, कि हमने जब इस तरीके से इन तीनों को आपस में जब लेके आए तो बी के ऊपर हमें टोटल कितना चार्ज मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चंस को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, क्योंकि देखो संसाधनों की कमी है मेरे पास थोड़ी सी अभी, और संसाधनों के साथ में समय का भी अभाव है। इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे कटौती करूँगा लिखने में। तो आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप दोबारा से अपने नोट्स लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास 3 बॉल हैं, बॉल ए, बॉल बी एंड बॉल सी। बॉल ए के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू। बॉल बी के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है, 0। और बॉल सी के ऊपर कितना चार्ज दिया है, अगेन प्लस क्यू। अब इन्होंने क्या किया, पहले ए बॉल को बी बॉल से कंडक्शन मेथड से टच करवाया, फिर इन्होंने क्या किया, फिर सी को बी के ऊपर भी कंडक्शन मेथड से क्या किया, टच करवाया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी के ऊपर फाइनल चार्ज कितना आएगा। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। देखो हमने देखा, पहले हम इस केस की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या कहा गया कि फर्स्ट केस में ए जो है वो किससे किया गया, बी से। ठीक है, हमारे पास ए में क्या है भैया, ए चार्ज है, बी में कितना है, 0। अब देखो जब ए को बी से कंडक्शन किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस क्यू, तो हाई पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ पे, और लो कहाँ है, यहाँ पे। तो चार्ज यहाँ से ट्रांसफर कहाँ होगा, बी पे। तो चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, ए से बी पे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें से चार्ज इस पे गया तो इसके अंदर कुछ कमी नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि भाई आपके पास 1 रुपया है और आप 1 रुपये में से 98 अगर आप खर्च कर रहे हो, 50 पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो, तो आपके पास कितना बचेगा, 50 पैसा ही बचेगा ना। सेम वही कहानी यहाँ पे है। अगर ए को बी से कंडक्शन मेथड कराया गया तो ए के पास प्लस क्यू था, कितना बचा, प्लस क्यू बाय 2। बी के पास कितना चार्ज आ गया, बी के पास भी कितना आ गया, प्लस क्यू बाय 2। सी के पास अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है हमने, तो सी के पास कितना है, प्लस क्यू। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इन दोनों को आपस में कंडक्शन कराया तो अब देखिए कहानी यहाँ पे चेंज होगी। अभी तक आपके पास कितना चार्ज था, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना, प्लस क्यू। लेकिन यहाँ पे कहानी बदल गई है। यहाँ पे हमारा सेकंड केस जो है वो स्टार्ट हो गया है। सेकंड केस में क्या कहा था कि पहले केस में कि पहले ए को बी से करवाओ और उसके बाद आप किसको करो, बी को सी से करवाओ। अब हमने ए को बी से करवा दिया तो कितना चार्ज आ गया बी के ऊपर, प्लस का क्यू बाय 2। अब सी के ऊपर भी कितना है, प्लस क्यू, और बी के ऊपर भी कितना है, क्यू बाय 2। तो अब क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। हमें बी पे पूछा गया भैया क्यू था, कितना दे देगा इसको, आधा। अच्छा ये ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा कंडक्शन के अंदर, मेन चीज, कंडक्शन के अंदर ट्रांसफर चार्ज का तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल या दोनों के चार्ज क्यों ना, कैसे ना हो जाए, सेम ना हो जाए, मतलब लगभग बराबर के ना हो जाए। ठीक है, अब प्लस क्यू बाई 2 और यहाँ से प्लस क्यू, इसका हाफ कितना होगा, क्यू बाई 2। इसके ऊपर कितना है, क्यू बाई 2। तो क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 कितना हो जाएगा भैया, क्यू बाई 2 और प्लस क्यू बाई 2 कितना हो जाएगा, आपसे पूछ रहा हूँ। क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2, आप लोग यही करोगे ना कि क्यू बाई 2, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यू बाई 2 और प्लस क्यू को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा कितना आएगा, क्यू बाई 2 प्लस में क्यू कितना आएगा, 3 क्यू बाई 2। फाइनल चार्ज जो मेरा आएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर, वो कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 3 क्यू बाई 2, और सी के ऊपर भी कितना रह जाएगा, 3 क्यू बाई 2। यहाँ पे हम सी की कहानी नहीं लेंगे, क्योंकि सॉरी ए की कहानी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ए की कहानी हमारी केस 1 में ही खत्म हो चुकी है। ए का काम कितना था कि हमने बस बी को थोड़ा सा क्या दिया, चार्ज दिया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि फाइनल सी के ऊपर कितना चार्ज बचेगा और फाइनल बी के ऊपर कितना चार्ज बचेगा। क्वेश्चन कभी आपसे अगर मान लो उसमें बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन देना होगा तो आपसे पूछ लेगा कि ए के ऊपर कितना चार्ज बचेगा। अगर पहले केस में उसने ए को दे दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले केस में ए को दिया, क्यू था, हाफ हाफ हो गया, कितना हो गया, क्यू बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखना जब हमने यहाँ पे इसको चेंज किया था तो दोनों के पास देखना सेम चार्ज आया था। ए के पास भी कितना आया था, प्लस क्यू बाई 2, बी के पास भी कितना आया था, प्लस क्यू बाई 2। मैंने क्या कहा था, चार्ज कब तक चलता रहेगा कंडक्शन के जरिए, कि जब तक दोनों के ऊपर चार्ज कैसा ना आ जाए, सेम ना आ जाए। भैया यहाँ पे दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ गया ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी और सी में, अब इन दोनों को भी तो बराबर लाना था ना। यहाँ पे कितना था, प्लस क्यू। जब इन दोनों को जब बराबर लाना था तो इन दोनों को बराबर लाने में कब तक रहेगा, जब तक कि कितना हो जाए, 3 क्यू बाई 2। तो हमारे पास फाइनल जो चार्ज आएगा बी पे और सी पे वो कितना आएगा, 3 क्यू बाई 2 एंड 3 क्यू बाई
2। क्लियर है, उतार सकते हैं आप। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की, जो कि है हमारा बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि बाय इंडक्शन मेथड में हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंडक्टर की। अच्छा, कंडक्टर है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। पढ़े होंगे ना आप लोगों ने 11th क्लास में कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के बारे में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे होंगे तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, या किसी भी कंडक्टर के पास में जब भी कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आप लेके जाओगे, जब भी कोई आप क्या लेके जाओगे? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मान लो मेरे पास कोई ए है और ये कोई भी क्या है? कंडक्टर है। क्या है? ये भी है कोई भी कंडक्टर। और मेरे पास बी है, मान लो इसको मैंने दिया प्लस क्यू चार्ज। किसका? ये प्लस क्यू चार्ज का। अब हम कंडक्टर के पास में जब किसको लेके जाएंगे? बी को। बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है क्या हमारा? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है भैया। क्या है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है, जब हम कंडक्टर के पास किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब भी लेके जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये प्लस क्यू का है तो जो भी सरफेस, किसकी? कंडक्टर की, कंडक्टर की जो भी सरफेस इस चार्ज के बिल्कुल पास में होगी या नियर बाई होगी, उसके ऊपर जो भी हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा, बी का हमने क्या लिया है? प्लस क्यू, तो उसकी सरफेस पे क्या आ जाएगा? उसका अपोजिट वाला, बोले तो कौन सा? माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और इसी के साथ साथ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके भी कहानी तो अभी शुरू हुई है। और कहानी क्या हुई है? जब यहाँ पे प्लस था, ठीक है, और कंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो जो सरफेस, ठीक है, याद रखना, जो सरफेस इस चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर होगी, किसकी? कंडक्टर की, उस पे क्या होगा? सेम चार्ज जो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट का है वो आ जाएगा। तो कौन सा है? प्लस क्यू। तो याद रखना, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ये दो है, ये मेरा कंडक्टर है और ये क्या है? चार्ज ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, अगर इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अगर मैं इसको पास लेके आऊंगा, ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसकी जो ये वाली सरफेस है ना, ये वाली, ठीक है, जो आपके सामने दिख रही है, इस वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का क्यू। लेकिन जो बैक साइड वाली जो सरफेस है ना, बैक साइड वाली जो इस ऑब्जेक्ट से दूर है, ये वाली, इसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है, और मेन चीज जो आपको याद रखनी है, क्या? कि जब भी इंडक्शन होता है ना, जब भी हम इंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं तो उसके अंदर कभी भी टोटल चार्ज जो होता है हमारी बॉडी का वो चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर के पास चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक फोर्स को महसूस करते हैं, एक फोर्स फील करते हैं। और उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि प्लस वाला, अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता है, अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता था प्लस क्यू हो जाता। तो वो फोर्स कौन सा है? ठीक है, वो फोर्स हमने एक चीज जब स्टार्टिंग में चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने बताया था कि सेम चार्ज रिपल करते हैं और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वही चीज यहाँ पे हमें अलाउ कर रही है। क्या आप देख रहे हो? तो यहाँ पे प्लस क्यू होते हैं, माइनस आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास क्या आना चाहेंगे? पास आना चाहेंगे, क्लोजर आना चाहेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये सेम मतलब एक दूसरे क्या जाना चाहेंगे? दूर जाना चाहेंगे। तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है? ठीक है, इस फोर्स को समझाने के लिए, इस फोर्स को पहले कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इसको समझाने के लिए कूलाम्स नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कूलाम्स लॉ। चलिए हम अब शुरू करने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ। सही मायने में अभी तक हम सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ रहे थे, हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले रहे थे कि क्या चार्ज होता है, क्या किस तरीके से हम चार्ज को वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपका मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कूलाम्स लॉ से। अब कूलाम लॉ में क्या कहता है? कूलाम लॉ में कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज, कि मान लो 1 पॉइंट चार्ज मेरे पास ये है Q1 लिया, 1 पॉइंट चार्ज हमारा क्या है? Q2। अगर 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हो, माना कि हमारे पास वो क्या है? R डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2,
ठीक है। अच्छा पहले मैं इसके एक काम करता हूँ, इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपके बोर्ड में भी आपके काम आ जाए। तो मैं आपकी थ्योरी लिखवा देता हूँ, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। व्हेन 2 point charge, when 2 point charges are placed at a smallest या small distance, placed at a small distance, कि दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं जो दोनों से क्या है, थोड़ा सा एक थोड़ी सी बहुत मामूली सी दूरी पे रखे हुए हैं, तो देन दे एक्सट्रैक्ट फोर्स। तो वो क्या फील करते हैं भैया, एक फोर्स फील करते हैं किस पे, एक दूसरे पे, फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो इस टाइम पे कि जब दो पॉइंट चार्ज हमारे पास एक दूसरे से आर डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। देखो हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज से मतलब आप समझ सकते हो बहुत छोटी चीज, हम पॉइंट चार्ज को आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चीजों को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो देखो कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है क्या, Q1, एक चार्ज हमारा क्या है, Q2, दो चार्ज हैं और ये दोनों एक दूसरे से कहाँ हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर मान लो Q1 और Q2 मेरे पास दो चार्ज हैं और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस में रखे हुए हैं, देन तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में, तो इन दो चार्ज के बीच में तो फोर्स लगता है ना, वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरी चीज, जो इनकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मानूं, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है इतनी सी बात, कि हमारा जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड्स के क्या है, प्रोपोर्शनल है, और फोर्स हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्ज के बीच में, उनके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो उसके साथ में क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। जब मैंने चार्ज हटाया, सॉरी हमने जब ये साइन हटाया तो हमारे साथ क्या आया, इक्वल्स, हमने इसको नाम दिया K फॉर कूलाम्स कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा अब एक मेरा छोटा सा चीज में दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी हम हटाते हैं कोई भी साइन प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल का, तो हमें कांस्टेंट क्यों लेते हैं। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एरर के नाम से। जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी हमको क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो उन कैलकुलेशंस के अंदर कुछ छोटे छोटे एरर होते हैं, और उन एरर्स को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, कि जितनी भी हमारी जो कमी रहती है ना, वो हमारी कौन पूरी कर देता है, वो कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारा कूलाम्स लॉ क्या निकल के आया, कूलाम्स लॉ निकल के आया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है। अब सर K का कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी होगी, हाँ सर जरूर होगी। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू आप कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसके अलावा K की एक वैल्यू और होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये भी मेरा क्या है, कूलाम्स लॉ, ये भी कूलाम्स लॉ है और ये भी कूलाम्स लॉ है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड, r हमारा क्या है, डिस्टेंस, 4 एंड पाई हमारी क्या है, 4 एंड पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 3.14 या 22/7। एक टर्म यहाँ पे आई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो टर्म है हमारी ये एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हमारी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू भी होता है, और वो वैल्यू कितना होता है, वो आपका होता है 8.85 इंटू 10 की पावर। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका और स्पेस के लिए और किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग से भी होता है, और कैपेसिटर में हम इसके बारे में और अच्छे से भी पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको हमने क्या बोला गया, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा जो फोर्स आता है किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, जो फोर्स निकल के आया था, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू एक और होती है, कौन सी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, F = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, आप बोर्ड क्लास के अंदर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के अंदर जब भी अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा उसकी यूनिट हमेशा लिखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब इस कूलम्ब लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपसे बोर्ड में पूछी जाती है। अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, और मैं अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब लॉ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब लॉ। और अच्छा एक चीज और, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमने जो F निकाला था ना, F = K Q1 Q2 अपॉन में R, तो वहां पे जो F था उसको F को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब लॉ तो एक टूल है या एक लॉ है जिसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालना, तो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वही जो चीज हम लगभग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है भैया, ठीक है, कैसा फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या है ये, सेंट्रल फोर्स। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो कूलम्ब फोर्स हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा कूलम्ब लॉ, या अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, यहाँ EF लिख रहा हूं जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, कि हम उसे किस मीडियम पे यूज कर रहे हैं। पानी में कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा, ठीक है, वैक्यूम में कुछ और होगा। और लास्ट एंड फोर्थ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखना ये बहुत छोटी रेंज का भैया मेन चीज, इट्स वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या लिखा है मैंने, कि बहुत छोटी रेंज का फोर्स है, बहुत छोटी रेंज। मतलब समझते हो, देखो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, तो हमारे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम क्या है, खड़े हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत लार्ज हो गया। आप ये चीज समझिए कि हमारी अर्थ के बाहर मून, वो किससे कॉन्टेक्ट में है, अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो हमारा मून जो है वो अर्थ को छोड़ के कब का जा चुका होता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़े स्केल पे है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, लेकिन एक बहुत छोटी रेंज के लिए होता है। अब आप खुद सोचिए कि बात हम किसकी कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। जब पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज अब इतना मतलब मानिए कि आप किसी बड़े कमरे में हैं और उस कमरे के अंदर आपने पेंसिल से एक छोटा सा क्या बनाया, डॉट बनाया।
पेंसिल से क्या बनाया, एक डॉट बनाया। तो मान लो जो पूरा बड़ा कमरा है, ये पूरा बड़ा कमरा एक ग्राम या फिर एक चीनी का जो दाना होता है ना आपका, शुगर का एक दाना होता है, उससे भी छोटा एक हमारा एक कमरा है, और उस कमरे के अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और ये 2 पॉइंट चार्ज आपस में दूरी पे रखे हैं, तो बहुत बहुत छोटी दूरी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो वेरी शॉर्ट रेंज का एक फोर्स होता है, होता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या होता है शॉर्ट रेंज में, ज़्यादा बड़ी रेंज में काम नहीं करेगा। क्लियर है? हम आज की हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास के लिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट मिल जाए। थैंक यू।